हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रोटेशनल मोशन के सीरीज में, या जो रोटेशनल मोशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोग रोलिंग कर रहे थे। पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि प्योर रोलिंग क्या होता है। तो आपको डिटेल में वो सब बारे में समझाया था। तो रोलिंग के बेसिकली दो टाइप या तीन टाइप कह लीजिए होते हैं। एक तो रोलिंग, प्योर रोलिंग इटसेल्फ। दूसरा कि स्लिपिंग रोलिंग, मतलब कि इसमें फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग जब होता है तब क्या होता है। तो वो आपको प्योर रोलिंग के बारे में अभी आपको बता रहे थे। तो उसका कॉन्सेप्ट वगैरह बताया था और एक दो क्वेश्चन लिया था। तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे कि उसी का एक्सटेंशन दो तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन जितना भी है प्योर रोलिंग पर उसको बताएंगे, और उसके बाद आपको फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए आज का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है कि a plank of mass m is placed on the smooth surface over which a cylinder of mass m and radius r is the placed or is shown in a figure। एक प्लैंक है, उसका मास कैपिटल एम है और उसका दूसरा सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, ये सिलेंडर है। कह रहा है कि नाउ द प्लैंक इज द पुल टुवर्ड द राइट विथ एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इफ द सिलेंडर डज नॉट स्लिप ओवर द surface of the plank, find a linear acceleration of the plank and cylinder and the angular cylinder find a अच्छा, उसमें एक बात ये बोला है कि इफ द सिलेंडर डज नॉट स्लिप ओवर द सरफेस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्योर रोलिंग के लिए आपको बताया था कि स्लिपिंग होना चाहिए और सफिशिएंट फ्रिक्शन है। ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैंक फाइंड द linear acceleration of the plank and the cylinder and angular acceleration of the cylinder। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसमें जब क्या होगा कि अगर हम फोर्स लगाते हैं एफ से इस प्लैंक पर, अगर एफ से फोर्स लगाए तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, से नेमली a1, ऐसा होगा क्या। और अगर ये आगे की तरफ जा रहा होगा तो अगर हम इसी पर अगर स्यूडो फोर्स एक देखें तो इधर ये लग रहा होगा m इंटू a1। अच्छा, अभी क्या कर रहा है कि स्लिपिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रोटेट कर रहा होगा, ऐसा प्योर रोल कर रहा होगा। अगर मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ऐसा बनाकर दिखाऊं, ये चीज ऐसा है और ये है ऐसा। तो अगर F फोर्स लग रहा है तो उसके चलते से A1 एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो स्यूडो फोर्स में हम जानते थे ना कि उतना बिल्कुल अपोजिट लगेगा, m ऑफ A1, इस तरह का m टाइम्स इंटू A1, सिंपल। अच्छा, अब एक और एक्सेलरेशन होगा बच्चों कि जो उस A1 से अलग होगा, तो उसका एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अच्छा, तो उसको मूव कौन करा रहा होगा? अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा तो इसको जरूर फ्रिक्शन पकड़ के ऐसा खींच रहा होगा, है ना। तो जिसके चलते ये ऐसा कुछ उसमें मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन व्हाटएवर जो भी होगा उसका, और लेकिन A2 एक्सेलरेशन साथ साथ होगा, और A2 एक्सेलरेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ऐसा अगर हमने कह रखा है तो ठीक है। इसका मतलब कि अगर जब प्योर रोलिंग हो रहा होगा तब, तो इसमें यही इसको डिफरेंस मतलब इसको थोड़ा इसका लेवल ऊपर कर देता है कि प्योर रोलिंग में कि जो फोर्स लगा रहे थे अब तक तो स्यूडो फोर्स लग रहा था और स्लिपिंग हो रहा था, उसके चलते अपोजिट मतलब ऐसा कुछ कह सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि साथ साथ है घूम रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन एक अपना अलग होगा। तो इसके बाद ये प्लैंक पर अगर देखेंगे, इधर एफ लग रहा होगा तो एक एफ इधर भी लग रहा होगा प्लैंक को रिटार्ड करने के लिए, यही ना कि जो फोर्स लगा रहे होंगे तो प्लैंक पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ठीक है, तो इसमें अगर ये रोटेट हो रहा तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन ने टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि अगर हम प्लैंक के लिए इक्वेशन लिखना चालू करें, एफ माइनस स्मॉल एफ, एफ इधर प्लैंक के लिए और माइनस एफ, तो इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन m इंटू A1, यही होगा क्या? बिल्कुल यही होगा। नेट फोर्स कितना होगा बच्चों इस पे? F माइनस एफ इक्वल टू ma। अच्छा, इनकी बात करें तो F माइनस ma1 मतलब इसको कौन घुमा रहा होगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स ही घुमा रहा होगा ना, उसके चलते टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर उसको घुमा रहा होगा तो यहाँ पर F माइनस उस पर जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा ma1 इक्वल टू
m इंटू ए टू, नेट फोर्स यही होगा, ठीक। और इसके अलावा एक यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर इंटू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और वो क्या बोल रखा है, सॉलिड सिलेंडर ओवर द सिलेंडर ऑफ मास एम, सिलेंडर है तो आई इंटू एल्फा, तो एफ का जो वैल्यू अगर देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर तो कैपिटल आर ही फिर बोलिए, एम आर स्क्वायर ओवर टू इंटू एल्फा। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अल्फा क्या होगा बच्चों, A2 है ना, क्योंकि जब उस पे उसका एक्सेलरेशन हमने विथ रिस्पेक्ट टू A2 माना हुआ है, अगर घूम रहा होगा तो इसीलिए इसको ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक मान लेते हैं, क्योंकि हमें वहां पर लेने में फिर से मतलब कि इसका जो एक्सेलरेशन लेने में सहूलियत होगा, कि अगर कोई इस पे बैठा होगा तो कितने से घूम रहा ही दे रहा होगा, जो हमने लेट किया है A2 से, तो बिकॉज कि वहां पर प्योर रोलिंग जैसा काम हो रहा है अपॉन आर स्क्वायर, तो कैंसिल हुआ, तो एफ का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, ma2 बाई 2, ये हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद इसका यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा F माइनस एम ए वन इक्वल टू एम ए टू, तो यहाँ पर एक इसमें है कि एक्सेलरेशन को जब ये ऐसा घूम रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, फॉरवर्ड एक्सेलरेशन होगा ना ये चीज, तो वहां पर एम ए वन माइनस फ्रिक्शन फोर्स होगा, ना कि ऐसा होगा, तो ये इसको कर लीजिए, नहीं तो अभी ऐड करेंगे तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, तो वहां पर या तो माइनस ए टू लिखिए तब, या यहाँ पर ऐसा निगेटिव लगा दें तो फिर वो अपने आप सही हो जाएगा, तो इस चीज को एम ए वन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए टू, ये इक्वेशन आपका यहाँ पर मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि A2 आगे की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो मस्ट बी Ma1 ज्यादा होगा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू Ma2, अगर लॉज ऑफ मोशन से देखें तो, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया, तो फ्रिक्शन का वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करिए, तो Ma1 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज Ma2 बाई टू इक्वल टू Ma2, अगर इसी इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो ऐसा होगा, तो Ma1 इक्वल टू 3/2 Ma2, तो m से m कैंसिल हुआ, तो यह 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 A2, ऐसा, ठीक है। तो फिर तो उसके बाद आप कहीं भी वैल्यू पुट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें A1 चाहिए, तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना था, उसी इक्वेशन में अगर हम पुट कर ले, या चलिए उसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं कि F इक्वल टू वहां से कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स Ma1 बाई Ma2 बाई 2 है प्लस, और वहां से कैपिटल Ma1, ऐसा, तो A2 के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 2/3, A2 के जगह पे लिख सकते हैं 2/3 A1, और ये 2 से 2 है तो A1 कैंसिल हो जाएगा अपॉन Ma1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि A1 का वैल्यू कुछ निकल कर आ जाएगा m/3 प्लस m टाइम्स ऑफ A1, तो अगले पेज पे लिख देते हैं इसको, F इक्वल टू m/3 प्लस कैपिटल M इंटू A1, यही था, देखिए m/3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ से m1 है तो m/3 ऐसा मिल जाएगा, तो A1 का वैल्यू कितना जाएगा, F अपॉन, या 3 चला जाएगा ऊपर एलसीएम लेने पर 3, और यहाँ से m प्लस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल M, तो ये A1 का वैल्यू आ गया, और दूसरा हमारा रिलेशन क्या था, A1 इक्वल टू 3/2 A2, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 A1, तो 2/3 A1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3F अपॉन m प्लस 3m, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2F अपॉन m प्लस 3m, ये हमारा A2 का वैल्यू आ गया,
और A1 का वैल्यू ये हमारा मिल गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि A1 और A2 का है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो A2 का जो वैल्यू था, जो हमने इसको लिया था विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक माना था, तो एक्चुअल में अगर ग्राउंड से कोई अगर हमें देखे तो क्या होगा कि A2 या कि वेलोसिटी ऑफ A2 विथ रिस्पेक्ट टू A1, तो यहाँ से आप कह सकते हैं A2 माइनस A1, वेलोसिटी ऑफ A2 विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा वो A2 तो उस पर था ही, तो उसको उल्टा कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक था, तो प्लैंक तो मूव कर रहा है A1 से, और इसका तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर प्लैंक अगर देखेंगे तो A1 माइनस A2, मतलब ए नेट अगर इसका अगर देखिए तो यही मिलेगा। तो 3f माइनस 2f, तो सिंपली f अपॉन m प्लस 3m का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपको समझाकर कुछ तो गया होगा कि प्योर रोलिंग में क्या हो रहा है। तो इस पे मतलब कि स्यूडो फोर्स के साथ साथ पहले भी हम इस क्वेश्चन को करते थे फ्रिक्शन में, और वैसा ही सब कुछ लेते थे कि इस पे फ्रिक्शन लगता था, अपोजिट डायरेक्शन में उसको ब्लॉक को खींचता था। लेकिन यहाँ पर रोलिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको ये सोचना पड़ रहा है फ्रिक्शन के लिए, और फिर वहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू लेकर आ जा रहे हैं। अगर हमसे फ्रिक्शनल फोर्स भी पूछता तब भी हम बता सकते थे कि उसका A1 का वैल्यू, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर फ्रिक्शन पूछ ही लेता तो हम क्या बोलते कि F इक्वल टू स्मॉल f इक्वल टू ma2/2 है। तो A2 का वैल्यू हमारे पास है क्या, A2 का वैल्यू हमारे पास है। तो हमें यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स अगर निकालना होता तो हम यहाँ से कह सकते थे कि 2f इंटू m अपॉन m प्लस, ये m प्लस 3f लिख दिया हूँ क्या, चलिए अच्छा हुआ कि देख लिया, m प्लस 3m है, ये 3m हुआ ऐसा। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पूछता तब भी हम बता सकते थे, म्यू एम जी से इक्वेट कर दीजिए, नॉर्मल फोर्स तो उसका म्यू एम जी ऐसा, तो हम उसका सब कुछ निकाल कर ला सकते हैं। तो वंस वी गेट दैट द एक्सेलरेशन of the object or frictional force in the term of A2, so we can able to find that the exact frictional force and the coefficient of friction। तो ये चीज हम यहाँ से बता सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आएगी, अगर फोर्स लगा रहा है और प्योर रोलिंग है, इंपॉर्टेंट देखिए सारा क्वेश्चन, मतलब अगर ये लाइन अगर नहीं रहता तो उससे बदल जाएगा, ऑल्दो वहां पर स्मूथ सरफेस पे नीचे है, वो तो काम करते हैं हम आ ही रहे, और उसका रेडियस आर, उसका डायमेंशन दे रखा है, तो आइडिया तक मिल ही रहा है। लेकिन इस लाइन को अगर हटा दिया जाए तो फिर इस क्वेश्चन का मतलब फिर कुछ नहीं रहेगा, मतलब कि इफ द सिलेंडर डज नॉट स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैंक, या मतलब फ्रिक्शन वगैरह के बारे में नहीं कुछ बोला है, फ्रिक्शन बोलता भी तो हम कैसे मानेंगे, स्लिपिंग तो हम पहले भी तब भी करते थे। यहाँ पर अगर नॉट स्लिपिंग है तो यानी कि प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट था, और फिर उसके बाद ये कहानी आपका बना। तो एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि F माइनस एफ इक्वल टू ma1, ये लॉस ऑफ मोशन से आया, वहां पर उसका गड़बड़ी से लिख दिया था F माइनस ma1 इक्वल टू, दैट इज वाई माइनस लगाना पड़ा, क्योंकि ma1 तो इधर की तरफ जा रहा है। और एक्सलेशन भी क्या होगा, जब अगर इसका अगर रोटेशन आप देखिए तो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, तो A2 एक्सलेशन होगा, तो F माइनस ma1 इक्वल टू माइनस ma2, फिर उसको निगेटिव करके ठीक किया। और फ्रिक्शन जो इसको घुमा कौन रहा होगा, फ्रिक्शन, यही आपको सोचना था। मतलब इस क्वेश्चन का अगर जान समझिए तो जो रेड मार्क का बॉक्स बनाया रखा है वही है, इसके टॉर्क लिया उसके अबाउट आई अल्फा, और फिर वहां से उसका वैल्यू निकाल लिया। शायद हमसे वो पूछा हुआ था एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एज वेल। तो वंस वी गेट द अल्फा और वंस वी गेट द A2, तो अल्फा तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू, चलिए एक और भी मिल गया करने को, कि इसी में इसको कर लेते हैं कि A2 इक्वल टू अल्फा इंटू आर, यही होगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, A2/r, और A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, ये दिस थिंग 2f अपॉन m प्लस 3m। तो यहाँ से लिखा जा सकता है क्या, 2f अपॉन m प्लस 3m इंटू, या अपॉन यहाँ पर r कर लीजिए। ये बस समझ में आया? ठीक है, अगर ये आया तो मैं इसी को एक क्वेश्चन और एक्सटेंड कर देता हूँ कि वहां पर थोड़ा बहुत स्यूडो फोर्स की कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसी फिगर में अगर मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, तब क्या होगा,
और यहाँ पर ऐसा पुली लगाकर इसको ऐसा, क्वेश्चन में फिगर बना देता हूँ। ऐसा, और फिर यहाँ से हम एक फोर्स ऐसा लगा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन। तो देखिए सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, बस टेंशन यहाँ पर रोल में आ जाएगा, जो भी हम काम किए थे। हाँ, यहाँ पर एक ऐसे कि कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन होगा, ये जितने से आगे जाएगा वो उतना उसका पीछे वहां से होगा, तो मतलब वहां का एक जो स्यूडो फोर्स लगने वाला जो काम है वो नहीं होगा, वो काम टेंशन कर रहा होगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर फोर्स इधर से लग रहा होगा, टी इधर से आ गया। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। ये तब भी रोटेट कर रहा था, अब भी रोटेट कर रहा है A2। हाँ, यहाँ पर जो A2 और A1 वाला है वो नहीं काम होगा, क्योंकि दोनों सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे A1 A2 लिए थे ना, तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू आप A कह सकते हैं, तो उसको हटा देते हैं। जहाँ पर A1 होगा तो उसको आप समझ लीजिएगा कि वैसा कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, तो F माइनस और यहाँ का इसका वैल्यू, ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो टी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसको रोटेट करा रहा होगा वो क्या होगा बच्चों, ऐसा एफ फ्रिक्शन, और प्लैंक पे जो लग रहा होगा कुछ ऐसा। तो सबसे पहले तो जो फॉर प्लैंक के लिए अगर लिखेंगे वो इसका इक्वेशन क्या लिख पाएंगे, यहाँ से एफ माइनस स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन माइनस टी इक्वल टू कैपिटल मास एम इंटू ए, यही ना। और ठीक, और उसके लिए फ्रिक्शन के लिए वहां से आप देखेंगे तो टी माइनस, क्योंकि आगे की तरफ आ रहा होगा, टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, ये क्या कर सकते हैं। और फिर एक और इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन, ये तो फॉर प्लैंक के लिए तो चलिए ये आ गया, और फॉर सिलेंडर के लिए वो एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस वहां पर उसके साथ जोड़ दिया है। तब आप क्या करेंगे, नया क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। तो उसमें भी वही सब निकालना है कि फाइंड एक्स रिलेशन ऑफ द प्लैंक और दिस 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 समथिंग। ठीक, और फ्रिक्शन के लिए अगर लेंगे तो एफ इंटू आर इंटू आई अल्फा, तो सिलेंडर ही है तो एम आर स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एम एफ इक्वल टू एम ए बाई टू। अगर आपको याद होगा कि अल्फा की जगह पे क्या लेंगे, हाँ यहाँ पर एक कहानी और ट्विस्ट होगा बच्चों कि अल्फा का जो, हाँ ये चीज है कि वहां पर हमने A2 को क्या माना था विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, है ना। तो ये जो मूव कर रहा होगा तो फिर यहाँ से अल्फा का, तो उसमें क्या होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, तो यहाँ पर जो ये जो एक्सलेशन जो आ रहा है, मतलब एक्चुअल में वो घूम रहा होगा, जो A2 यहाँ से आ रहा होगा 2A होगा। ठीक है, क्योंकि वहां से कि ये अगर इधर की तरफ, मतलब मान लीजिए कि ये इधर की तरफ घूम रहा है और ये इसके तरफ ऐसे जा रहा है, तो ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा है, तो जो बाहर से ऑब्जॉर्व करेगा तो क्या होगा, उन दोनों का सेपरेशन 2a से दिखाई देगा। तो इसीलिए वहां पर क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स वाले में जो अल्फा मैं यहाँ पर लिखा हूं, जैसे मैं लिख रहा था अल्फा इक्वल टू, तो 2a बाई आर उसको समझिए, तभी वो आर से आर मतलब आई एम आर स्क्वायर वाले थे। तो इस स्टेप को मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां से। ठीक है, तो यहां से टी इक्वल टू अल्फा, अल्फा इक्वल टू 2, सॉरी ऐसा। तो यहां से जब इसका वैल्यू लेकर लिखेंगे फ्रिक्शन वाले के लिए, तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आर आई ए बाई आई 2a बाई आर स्क्वायर। तो इसको यहां पर इस स्टेप को रखिएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, f माइनस 2f, टी अपने घर चले जाएंगे कैंसिल होकर, और f माइनस 2a, और यहां से कितना हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू ए। और फ्रिक्शन फोर्स का जहां तक कहानी है, तो यहां से एम आर स्क्वायर बाई टू होगा, तो f का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा एम ए, एम आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर और टू टू कैंसिल हुआ, तो यहां से f का वैल्यू
-2 F के जगह पे m में होगा, तो ऐसा कर लेंगे तो F प्लस m टाइम्स ऑफ a, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m प्लस m, तो F m प्लस 3m प्लस a, तो F का वैल्यू ये आ गया क्या, F इक्वल टू m प्लस 3m इन टाइम्स ऑफ ए फोर्स। अच्छा, उसमें मान लीजिए कि अगर टेंशन पूछता तो टेंशन अब ज़्यादा दूर है नहीं, तो कहीं भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, T इक्वल टू F में यहाँ से इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन लाए थे उसके लिए, सिलेंडर के लिए, तो T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F प्लस एम ए, तो F के जगह पे एम ए आया था तो 2m ए हो गया ऐसा, तो A का वैल्यू आप कहीं से भी रख दीजिए, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A और अपॉन F अपॉन m प्लस 3m, तो टेंशन भी आप इसको बता सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स या जो सिस्टम का कितना होगा, तो ये एक्सेलरेशन आपका आ गया F अपॉन m प्लस 3m, या F कितना लगेगा तो उतना लगेगा, टेंशन कितना होगा, मतलब कुछ भी आप इसके आप यहाँ से बता सकते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि जब स्ट्रिंग नहीं था और अभी स्ट्रिंग है, तो अब क्या क्या कहानी हुआ, तो अब वहाँ पर स्यूडो फोर्स लगता था, वो स्यूडो फोर्स टेंशन वहाँ पर काम किए जा रहा है हमारा। तो ये बात समझ में आया होगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए दूसरा, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन के.सी. वर्मा सर के बुक में था, मतलब सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ऐसा था क्वेश्चन, तो उस समय आपको कराया था, लेकिन यहाँ पर जो बी पार्ट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है इसका। इसमें क्या करें, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ब्लॉक एक्स ऑफ मास 0.5 kg हेल्ड बाय द लॉन्ग मासलेस स्ट्रिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस inclined plane of the inclination 30 degree to the horizontal. The string is bound on the uniform solid of cylinder drum Y, mass 2 kg and radius 0.2 meter as shown in figure. The drum is given the initial angular velocity such that the block X start moving up. ठीक है, so find a tension in the string during the motion. At a certain instant of the time, the magnitude of the angular velocity y is equal to 10 rad per second. Calculate the distance traveled by the from that instant of the time until the come to rest. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि until come to the rest, जब वो come to the rest हो रहा तो इसका मतलब ये जरूर डीएक्सेलरेट हो रहा होगा, यही मतलब हुआ ना। तो इसमें क्या होगा कि इसको जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इसका mg नीचे और यहाँ से कुछ mg cos थीटा और नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो जैसा आप जानते हैं यहाँ से कि अगर ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा होता है, ठीक, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि mg साइन थीटा माइनस टी होगा या t माइनस mg साइन थीटा, ये घूम नहीं रहा है, वो पहले से उसको कुछ मिला हुआ होगा स्पीड, तो उसके चलते वो डीएक्सेलरेट हो रहा है। तो आप यहाँ से mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू ma, ये बात समझ में आया। और उसका ब्लॉक का मास 0.5 kg है, ठीक। तो अब वहां पर उसके चलते अगर आप देखेंगे कि ठीक है, ठीक है, mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू ma। अब इस टेंशन को अगर एलिमिनेट करने के लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि इक्वेशन एक ही है, तो टॉर्क ले लिया जाए। टेंशन अगर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा किस पे, इस पे नहीं बच्चों, ये टॉर्क नहीं देगा, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा इससे, टी इक्वल टू, क्योंकि या ऐसे मान लीजिए कि घूम रहा होगा इस तरह का, तभी तो ये घूम रहा होगा ऊपर और ये आ रहा होगा इधर। तो यहाँ पर टॉर्क, इसीलिए वो डायमेंशन दे रखा है उसका कि 2 kg मास है और यहाँ पर इसका रेडियस 0.2 kg है वाई के साथ। तो T इंटू आर इक्वल टू कैपिटल मास m, और उसको क्या बोल रखा है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू वहाँ से अल्फा, तो अल्फा a बाई आर, तो r से r ये सब कैंसिल हो गया। तो t का जो यहाँ से mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए है और टी इक्वल टू एम ए बाई 2, उसको कैपिटल मास m बोल देते हैं, इसको स्मॉल m मास कह देते हैं,
इसका जो सिलेंडर है कैपिटल एम और उसका मास स्मॉल, और उसका 0.5 kg गिवन है, इसका 2 kg गिवन है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ से कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इसको एम प्लस एम बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस कैपिटल एम बाई 2। तो यहाँ से 2 एम जी साइन थीटा अपॉन 2 एम प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। जहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड निकालने का है तो वैल्यू पुट करिए। मास इसका कितना गिवन था, 0.5, तो 2 इंटू 0.5, जी का वैल्यू 10, साइन 30 इज अगेन हाफ, अपॉन मास इज 2 इंटू 0.5 और यहाँ पर 2 kg। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसको 1 कर देगा, ये 1 कर हो जाएगा, और वहाँ से कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन पूछा था या कुछ उसमें टेंशन पूछा था, क्या पूछा था देख लीजिए, उसमें फाइंड अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी इक्वल टू कुछ एम ए आया था क्या, जब उसको आपने यहाँ से निकाला था ये वाला, टी इक्वल टू सॉरी एम ए बाई 2 आया था। तो ठीक है, तो 5/3 ये तो एक्सेलरेशन आया है ना, तो एम ए बाई 2, तो मास उसका कितना था बच्चों, 0.5 kg। सॉरी जी, उसका तो मास तो कैपिटल एम से आया होगा ना, कैपिटल एम से आया होगा, कैपिटल एम ए बाई 2। तो इसको कैपिटल एम ए बाई 2 था, तो मास के जगह पे 2 kg, एक्सेलरेशन इज 5/3 और 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 5/3 मीन्स 1.67 न्यूटन। ये टेंशन आ गया। ठीक, तो जहाँ तक इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट का सवाल था ये तो आसानी से दे दिया। अब उसके बाद पूछा था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये चीज़ पूछा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर कुछ यहाँ से, तो बेसिकली क्या होगा कि जब वो ऐसा हो रहा होगा तो उस समय उस मोमेंट पर उसका कुछ एक्सेलरेशन है, तो हमें या बोल भी रखा है कि इस दैट मोमेंट उसका कुछ एंगुलर स्पीड है कुछ 10 रेड पर सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाई द एक्स। तो देखिए ये जितना घुमा होगा और ये जितना गेन किया होगा, मतलब भाई ये चढ़ने में कि एट दैट इंस्टेंट उसका ओमेगा का वैल्यू कुछ कर रहा है कि 10 रेड पर सेकेंड है, यही ना, और कुछ उसमें उसका वेलोसिटी इसके लिए भी होगा, और वो कैसा होगा, ये रोलिंग, प्योर रोलिंग टाइप की बातें होगा। तो इस पर मान लीजिए कि अगर h डिस्टेंस से चढ़ता है ऊपर तो ये कितना होगा, अगर थीटा होगा तो, या मान लेते हैं कि अगर h डिस्टेंस चला तो h साइन थीटा ये ऊपर की तरफ चढ़ा होगा, तो हमें h ही निकालना है ना। तो हम क्यों ना इसको ऐसा एनर्जी कंजर्वेशन से देख लें कि ये जो ब्लॉक जितना गेन किया होगा, मतलब गेन किया होगा पोटेंशियल एनर्जी जितना गेन किया होगा, ये दोनों उसमें फिर वापस मिलकर हाफ, मतलब कि आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, कुछ इसका लीनियर वेलोसिटी आया होगा। तो हम इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि एम जी एच साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 हाफ एम, कैपिटल एम लिख देते हैं, उस सिलेंडर के लिए वो कर रहा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा। तो 1/2 इसमें अगर देखेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 1/4 प्लस हाफ इज 3/4 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो h का जो वैल्यू होगा अपॉन एम जी साइन थीटा, साइन 30 वैल्यू है, तो उसका मास अगर 3, मास उसका अगर 2 kg है और रेडियस कितना है, रेडियस इसका है बच्चों समथिंग 0.2 मीटर,
तो 0.2 का स्क्वायर और ओमेगा का वैल्यू कुछ 10 वो बोल ही रखा था क्वेश्चन में, तो 100 हो जाएंगे अपॉन मास 0.5 और जी 10, तो 0.5 तो 2.5 हो जाएगा। तो ये सब आप कुछ करेंगे तो कुछ इसका आंसर आता है 1.2 मीटर के आसपास, देख लीजिएगा। तो खैर आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाना था कि जितना ब्लॉक चला, मतलब ब्लॉक कुछ एस डिस्टेंस चला होगा तो पोटेंशियल वाइज, मतलब कि हाइट उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन किया होगा, mg sin थीटा। ये कुछ ऐसा कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जैसे h चला, तो यहाँ से यहाँ तक h चला, तो ये वाला अगर थीटा हुआ, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा s sin थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन किया होगा इतना, तो वो बाकी का रोटेशन वाले में इसके कन्वर्ट हुआ होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर दिया और वहां से वो इसका आ गया। आपको याद होगा जब पिछले बार आपको उसमें बताया था डिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसमें कुछ इक्वेशन लगा कर दिए थे। तो एक ही बात है, इस बार आपको एक वर्क एनर्जी या जो रोटेशनल एनर्जी का एप्लीकेशन करा कर किया, इस बार पिछले बार आपको इक्वेशन से किया था, क्योंकि उस समय तक आपको काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाया था, रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, तो इसीलिए इसको बताया। इस बार आपको एनर्जी वाला बताया है तो इसको यहाँ से बता दिया। तो ठीक है, इसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो ये वाला पार्ट है, और हाँ, इसको फटाफट उसको अगर चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको एनर्जी वाला पार्ट है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है। देखिए, एक प्योर रोलिंग का भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने जब एंगुलर मोमेंटम जब केवल मोमेंटम कंजर्व कराया था तो उसमें आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ पर रोलिंग हो रहा है, उससे इसमें यही डिफरेंस है। कह रहा है कि रफ वेज ऑफ द मास m इज द फ्री टू मूव smooth horizontal plane as shown in a figure. The uniform cylinder of mass m is placed on the wedge and it began to roll down with about slipping, without slipping, so that the acceleration of cylinder on the surface of the wedge is this much. तो देखिए, इंपॉर्टेंट इसका ये है कि इसका डायनेमिक्स को समझना। अगर आप इस चीज को अगर मैं पैरेलली यहां पर अगर बनाऊं, तो ब्लॉक जैसे m है, तो इसमें इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बना लेता हूं कि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो। देखिए, इसके सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो mg बिल्कुल ऐसा निकलेगा, और नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरह से ऐसा जा रहा होगा। तो इसमें अगर ये स्मूथ है, उसके वेज जो रफ वेज ऑफ द मास m इज द मूव ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये स्मूथ है। तो इसको कौन प्रेस कर रहा होगा कि जिसके चलते मूव करेगा? तो जितना n लगा रहा होगा तो ये इधर भी n लगा रहा होगा, है ना, और इसके चलते ये इधर मूव कर रहा होगा, लेट a1 कर लीजिए, और ये अपना लुढ़क रहा होगा और स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा, ऐसा इसमें घूम रहा है। तो ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वेज कि इसका जो सिलेंडर है, हाँ यूनिफॉर्म सिलेंडर है, तो सिलेंडर अगर होगा तो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा, यही काम हो रहा होगा। और जब ये इधर की तरफ जा रहा होगा तो इस पर स्यूडो फोर्स एक इधर से लग रहा होगा, ये तो अंडरस्टूड है इतना, m टाइम्स ऑफ a1। ये फोर्स का पहले देख ले कौन कौन सा फोर्स इसको कर रहा होगा। अच्छा, इसको घुमाने वाला कौन होगा बच्चों? अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन। यस, ये फ्रिक्शन हो जो होगा, इसको या तो अलग मार्किंग से ही दिखा देता हूं कि इसको ऐसे फ्रिक्शन ऐसा लगा रहा होगा, और वेज पर इधर की तरफ लग रहा होगा ये सेम फ्रिक्शन ऐसा। तो अगर हम वेज को अगर अलग से इसको दिखा दूं कि वेज पे क्या क्या हुआ होगा, तो कुछ इस तरह की बातें हुआ होगा कि a1 से इधर जा रहा है और इसको जो पुश कर रहा है n, और यहां से फ्रिक्शन ऐसा है ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसको देखा जाए तो यहां से थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा। ये बातें कुछ हुआ होगा, देखो तो बच्चों, ये अगर समझ में आया या नहीं तो फिर से बना देता हूं। ये 90 माइनस, रुक जाओ एक बार उसको अच्छे से आपको बता देता हूं, अच्छे से तो अभी भी था।
देखिए क्या हुआ, थोड़ा मतलब बड़ा लिखने से मतलब था कि इसको n इधर से कर रहा था और यहां पर सरफेस पे f ऐसे लग रहा था और A1 से ऐसे जा रहा था ये। तो इसका एक बार इक्वेशन अगर हम लिख पाए तो कैसा लिखेंगे, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक, और ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां से इसका ये वाला कंपोनेंट देखेंगे तो n साइन थीटा ऐसे लग रहा होगा और फ्रिक्शन का ये वाला थीटा, तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स F cos थीटा ऐसा हो रहा होगा। ये बातें तो सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर वेज के लिए अगर आप लिखने जा रहे हैं, वेज का इक्वेशन जो बनेगा तो उसमें हम यही बोल सकते हैं ना कि n साइन थीटा माइनस F cos थीटा इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन A1 ऐसा। तो हमें एक्सेलरेशन जो निकालना है सिलेंडर का, सिलेंडर ऑन द सरफेस ऑफ द वेज इज गिवन एज ऐसा। तो उसी को मान लिया विथ रिस्पेक्ट टू एच, ये ऐसा है। तो ये तो इसकी कहानी हो गया। अब इसकी कहानी अगर लिखना हो, अगर हमें इसकी कहानी मतलब सिलेंडर की कहानी अगर लिखना हो तो हम क्या क्या लिख पाएंगे। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें बनाना हो ऐसा, तो देखिए एक तो ऐसा ये n और mg cos थीटा की कहानी है, तो जन्मों जन्मों का इन लोग का है साथ, ऐसा होता है। फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, इसको पकड़कर ऐसे ला रहा होगा, साथ ही साथ mg साइन थीटा ऐसा लग रहा होगा। और एक स्यूडो फोर्स जो था m इंटू A1, तो इसका भी कंपोनेंट कुछ ब्रेक कर लिया जाए तो उसमें आप देखते हैं कि ma cos थीटा इसके डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा तो ये वाला भी देखा था ना थीटा ही है। तो यहां से A1 cos थीटा, इसमें चौकन्ना रहिएगा क्योंकि जो स्यूडो फोर्स लगा है जो A1 से गया है तो इधर A1 से ही हो, m इंटू A1 से लगेगा। सो दैट इज वाई ma1 cos थीटा। ठीक, इसका एक कंपोनेंट और मिलेगा ऊपर की तरफ ma sin थीटा ऐसा। तो हम इसको यहां से अगर लॉज ऑफ मोशन से जो हमें कहानी लिखने आता है तो वहां से हम कुछ लिख पाएंगे। ये तो देखिए लॉज ऑफ मोशन में खूब किया ही किया है। इंपॉर्टेंट चीज का क्या है कि फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को कैसे आप एलिमिनेट करोगे। तो अगर फ्रिक्शन हम उसके अगर टेकिंग द सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टॉर्क ले तो कुछ ना वो कुछ मिलेगा। तो क्या मिलेगा बच्चों, तो पहले उसी को लिख देता हूं क्योंकि यहां पर वो है F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। तो और वहां से कितना हो जाएगा, आई अल्फा की जगह पे अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो आई इंटू ए बाई आर। तो यहां से एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख लेते हैं क्योंकि सिलेंडर है, और ये आपका ए बाई एक्सेलरेशन उसका ए ही होगा क्योंकि वो ए से लुढ़क रहा होगा नीचे की तरफ, मतलब अल्फा कुछ ऐसा था तो ए से जा रहा है वही हमें निकालना है। तो ए हो जाएगा और अपॉन आर। तो यहां से आप देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू उसका कैपिटल मास नहीं, कैपिटल मास तो उसको ऊपर वाले के लिए बोले हुए, तो इसके लिए स्मॉल एम ले लेते हैं। अच्छा स्मॉल एम यूज कर ही रहा हूं मैं। तो यहां पर जो टॉर्क के लिए लिख रहा था तो यहां से हम लिख लेते हैं एम ए ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा तो यहां से अपॉन 2, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम ए बाई 2 हो जाएगा ऐसा। तो देखो एक इक्वेशन तो आपको ये यहां से वेज वाला मिल रहा है एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम ए वन, और दूसरा एफ इक्वल टू एम ए। दो इक्वेशन यहां पर वेट कर रहा है। वो दो इक्वेशन क्या है तो उसको फटाफट मैं लिख दूं। अगर वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर लिखते हैं तो एन जो वहां पर लिखा हुआ है वर्टिकली एन एम ए साइन थीटा एन प्लस एम ए वन साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो कहीं भी लिख लीजिए, यहीं पे लिख देता हूं एन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा ऐसा। और अलोंग द अगर प्लेन अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, उसमें क्या होगा कि एम जी कॉस एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ आ रहा है ना, एम जी साइन थीटा और माइनस एम ए कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा नेट फोर्स एम इंटू ए। तो
देखो बच्चे, ये इक्वेशन एक ऐसा है, एक इक्वेशन आपका ऐसा है, और एक ऐसा है। तो 4 इक्वेशन है, और उसमें से क्या होगा कि हमें बारी बारी से सबको सॉल्व करना है। तो बारी बारी से सॉल्व करना है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें n sin थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम ए है, और यहाँ पर n sin थीटा, तो इसमें अगर sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दे तो एलिमिनेट हो सकता है sin थीटा, ये n का वैल्यू, जैसे कि पहला वाला वेज वाले में था n sin थीटा, और n sin थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां से कुछ आपको एलिमिनेट हो जाएगा और a1 का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए एटलीस्ट a1 का वैल्यू तो लेकर आया जाए, अल्टीमेटली हमें a लाना है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हमें आपको करना क्या क्या है, कि इन दोनों से फिर वापस ये वो फ्रिक्शन के टर्म में आएगा, और वहां से आपको ये सब एलिमिनेट करना है। तो आ जाइए करते हैं। पहला जो n sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma1 बाई f cos थीटा था ना, वो f cos थीटा ma1, पहला इक्वेशन तो यही है, ये वाला n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल टू ma1। तो फ्रिक्शन के जगह पे आप चाहो तो ऐसा इसको पुट कर सकते हैं, ये वाला ma/2, तो वहां पर इसको रख लीजिएगा। तो यहां पर इसको अभी लिख देते हैं n sin थीटा माइनस ma/2 cos थीटा इक्वल टू ma1। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन इसको पकड़ के लाते हैं, सिंपल वाला n ma1 sin थीटा ma1 sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा। तो अगर इसमें n sin थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर दे पूरे से, तो ये कितना हो जाएगा, n sin थीटा प्लस ma1 sin स्क्वायर थीटा sin थीटा mg cos थीटा sin थीटा, ऐसा। और उसको लेकर आइए इस वाले को नीचे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, n sin थीटा माइनस ma cos थीटा बाई 2 इक्वल टू ma1, ऐसा। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे यहां से, माइनस से प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, माइनस ma, तो वहां से कुछ क्या क्या मिला आपको, तो ma1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ma cos थीटा बाई 2 इक्वल टू mg साइन थीटा cos थीटा माइनस ma1। तो ma1 को इसको अगर उस साइड में लेकर जाए यहां से, तो एटलीस्ट a1 को तो फ्री फॉर्म लिख सकते हैं ऐसा, तो कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा cos थीटा माइनस ma/2 cos थीटा अपॉन यहां से m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m कैपिटल M, ऐसा। तो देखिए a1 का वैल्यू आया। अब फिर उसके बाद जो एक इक्वेशन यहां पर है ना, यहां से mg साइन थीटा माइनस ma1 साइन थीटा माइनस f इक्वल टू ma, तो इस पे अगर आप पुट करेंगे तो यही आपका वैल्यू निकल कर आएगा। तो थोड़ा अभी वो लेंदी वो खींचते जा रहा है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार फिर मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि है क्या, कि जो a1 का वैल्यू जो आया है mg साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ma/2 cos थीटा m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m, तो इसका वैल्यू अगर अगर आप पुट करेंगे तो ये a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं तो फटाफट जो बॉक्स वाले कम से कम बने इक्वेशन उसको फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, इसको चाहे तो यहां से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की कहानी। अब हम आपको स्लिपिंग के बारे में बताएंगे, कि अभी तक आप प्योर रोलिंग तो आपने देख लिया, तो स्लिपिंग के लिए
जैसा बताया था कि दो तरह का होता है, फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या था बच्चों कि अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगभग बराबर ही है, बराबर ही समझिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि अगर इस मार्क को अगर कर ले तो आपको बताया था जब प्योर रोलिंग होता है तो डिस्टेंस कितना चलेगा, एक कंप्लीट सर्कल में 2πr इस तरह का होगा। यहां से जब वहां पर पहुंचेगा तो यही होगा ना, d इक्वल टू 2πr। लेकिन जब d इक्वल टू ग्रेटर देन 2πr हो रहा होगा तब क्या होगा, तो इसका हम बोल सकते हैं कि जो v इक्वल टू जैसे ऐसे घूम रहा है तो v, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। ऐसा होगा क्या, सर्टेन जो वेलोसिटी आपका आया था उससे उससे ग्रेटर देन होगा। तो उसमें क्या होगा कि मतलब कि या हो सकता है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं हो, तो धीरे 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 कुछ उसका एनर्जी कम होगा। मतलब ये समझ में आ रहा ना क्या हो रहा है कि मतलब कि जब वो सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं हो और सफिशिएंट फ्रिक्शन से इसका वैल्यू कम है और कोई ऑब्जेक्ट उस पर चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लिपिंग होना तय है। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी फ्रिक्शन है तो उसके चलते वो रोटेट हो रहा होगा, तो पहले रोटेट हो रहा होगा फिर चल रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा चल रहा होगा, इस तरह का मिक्स चीजें हो रहा होगा। या जैसे आपको मैंने कल भी बताया था ये पिछले क्लास में कि इसको जब अगर आप कहीं रेनी डे है और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसके चलते क्या होगा, स्लिपिंग होगा। और ऐसा तो नहीं है कि पहिया घूमना बंद कर देता है, वो आगे थोड़ा और थोड़ी देर के बाद घूमेगा। तो होगा क्या कि जैसे ही अगर v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है और थोड़ा एनर्जी उसका कम हुआ तो थोड़ी देर के बाद वो प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, यही होगा ना। तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होने से पहले क्या बातें हुआ होगा, या मतलब कि जरूर फिर उसके बाद ये फ्रिक्शन वाला अपना कुछ इंपल्स इस तरह का लगा रहा होगा। तो और इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है कि अगर इसके अबाउट माने तो ये घूम रहा होगा और यहां से देखें तो ये घूम रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इस तरह की बातों में कि कितने देर के बाद दो प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, एक तो ये बात। दूसरा कि अगर प्योर रोलिंग कितने देर के बाद स्टार्ट होगा हो रहा होगा तो कितना डिस्टेंस चलने के बाद होगा या कितना घूमने के बाद होगा। तो ये सब तरह की बातों को हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो फॉरवर्ड स्लीपिंग है वो बात समझ में आया। फॉरवर्ड स्लीपिंग में क्या होगा कि जो v इक्वल टू ओमेगा आर वाली जो कहानी है वो प्योर रोलिंग के लिए होता था, v इक्वल टू ओमेगा आर प्योर रोलिंग में। अगर वेलोसिटी अगर बढ़ा हुआ है सेंटर जिससे लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन का और ओमेगा आर का वैल्यू कम है तो धीरे धीरे क्या होगा कि तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होना तय है। तो कुछ देर के बाद अगर जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी कम होगा और ओमेगा आर की वैल्यू इंक्रीज करेगा। जब दोनों एक जैसे बराबर होंगे तो फिर वापस प्योर रोलिंग चलने लगेगा। तो ये बात आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर उसी के आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आफ्टर व्हाट टाइम के बाद इसका रोलिंग सीज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अभी v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, थोड़ी देर के बाद जब प्योर रोलिंग हो रहा है तो उसमें v वेलोसिटी आ रहा है ऐसा। तो अच्छा, अब ये सब इसको प्योर रोलिंग में लाने वाला कौन है, दैट्स द थैंक्स टू फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन ही वो काम कर रहा होगा ऐसा। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि अगर मोमेंटम अगर m इंटू वी नॉट है ओरिजिनली और माइनस f इंटू मतलब एक तरह का इम्पल्स लगा रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी पहले से क्या v नॉट से v हो रहा है। तो आपको याद है कि इनिशियल मोमेंटम प्लस या माइनस, अगर स्पीड अप हो रहा था तो हम इम्पल्स लेकर आते थे, प्लस करते थे वेलोसिटी का, तो मोमेंटम प्लस इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहां पर तो स्पीड डाउन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, वी नॉट से वी हो रहा है, तभी तो उसका मतलब अभी आपको बताया कि वी नॉट से कम होगा और ओमेगा आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। अभी तक उसके पहले क्या हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। तो एम वी नॉट इंटू एफ इंटू टी इक्वल टू एम इंटू वी आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह की बातें बनेगा। अब उसके बाद देखिएगा कि ये तो मतलब कि सिंपल इंपल्स की बात हुआ, लेकिन वो रोटेशन में भी कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो रोटेशन में क्या हो रहा होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एफ इंटू टी एफ इंटू आर अगर करेंगे तो टॉर्क दे देगा, और टॉर्क इंटू अगर टाइम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इस एंगुलर इंपल्स मिल जाएगा। तो एंगुलर इंपल्स इक्वल टू आफ्टर सम टाइम के बाद ये ओमेगा के लिए कुछ जा रहा होगा, v इक्वल टू ओमेगा, तो यहां से आई इंटू ओमेगा है ना। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम का भी हम कंजर्वेशन करा के देख रहे हैं।
तो इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे, इक्वेशन नंबर 1 अगर ये समझ में आपको आ गया तो बाकी चीजें तुरंत फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक, तो एम वी नॉट माइनस एफ टी इक्वल टू एम इंटू वी, ये ऐसा है। तो उसको हमने सोचा कि फ्रिक्शन को, मतलब कि टाइम को कैसे भी लेकर आना था। तो वो टाइम कितने देर के बाद प्योर रोलिंग होगा स्टार्ट, तो एफ इंटू टी, मतलब एक तरह का इंपल्स लग रहा होगा, इतने देर के बाद लगेगा, इतने देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम ओरिजिनल था उसको वो कम कर रहा था और कहते कम हो जाइए और आप प्योर रोलिंग के साथ मैच करिए। प्योर रोलिंग क्या था, v इक्वल टू ओमेगा आर, और अभी v का वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद फ्रिक्शन अपना काम कर रहा होगा, तो v का वैल्यू डिक्रीज होते होते, या v नॉट का जो वैल्यू डिक्रीज होते होते कभी ना कभी v के पास पहुंचेगा, और उसका वैल्यू जब ओमेगा आर होगा तो प्योर रोलिंग फटाफट घूमने लगेगा, इस तरह का। तो इसीलिए मैंने इसको ये वाला मोमेंटम कंजर्वेशन का जो कहानी था, कि मोमेंटम कंजर्वेशन अगर एक्सटर्नल फोर्स हो तब क्या होगा, तब एडिटेड फॉर्म में एम वी नॉट माइनस एफ टी इक्वल टू एम इंटू वी, और जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा एफ इंटू आर इंटू टी इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास सफिशियंट है टी को कैलकुलेट करने के लिए। वंस यू गेट द टी, तो आप यहां से एस इक्वल टू ऐसा बोल सकते हैं, वी नॉट इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा। तो वहां से आप एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन की कहानी कहां से आएगा बच्चों, तो ए इक्वल टू ए एफ फ्रिक्शनल फोर्स, वहां से फ्रिक्शनल फोर्स आपके म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स से निकाल लीजिए, ये तो बहुत आसानी से दे देगा, और एम ए, तो ए इक्वल टू म्यू जी, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आप ले सकते हैं, और कितने देर के बाद टाइम के लिए होगा, या टाइम आपको जब वहां से पता ही चल गया तो आप डिस्टेंस वहां से निकाल सकते हैं। इसका तो ये हुआ, कितना चक्कर काटेगा इसी पार्ट में एक फॉरवर्ड स्लिपिंग की कहानी कह रहा हूं। तो देखो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, और वहां से इन दोनों से फाइंड वैल्यू ऑफ टी, तो इसको तो आप अपने डायरी वगैरह में कहीं लिख लो। और इसके बाद स्टेप नंबर 3, डिस्टेंस कितना निकालना है, और ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ म्यू जी वहां से दे देगा। और फिर उसके बाद जो थीटा का वैल्यू कितना हुआ, कितना घूमा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय, क्योंकि वो सीज था पहले, क्योंकि फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा था, तो कुछ तो है नहीं, 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू वहां से आपको मिल जाएगा, जहां से ए इक्वल टू म्यू जी का वैल्यू है, तो आपको निकाल कर दे देगा, और टाइम कितना है, तो कितना घूमा वो भी आप निकाल सकते हैं यहां से। तो ये सब क्वेश्चंस अभी इसके कुछ पार्ट तो कराऊंगा, लेकिन एससी वर्मा में और डिटेल में है। और वहां पर मैं आपको, जैसे कि ये तो इक्वेशन से लिख रहा हूं, वहां पर एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से अभी भी वही हो रहा है, लेकिन थोड़ा और वहां पर दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे। तो बेसिक है, तो ये मिनिमम आपको आना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, और ए इक्वल टू म्यू जी और वी इक्वल टू ओमेगा, तो वहां से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अभी देखिए, ये तो एक फॉरवर्ड स्लिपिंग की कहानी था। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में मोटे तौर पे आपको देखा जाए तो, मतलब मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं कि अभी तक प्योर रोलिंग और फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या डिफरेंस है। प्योर रोलिंग में हैविंग अ सफिशिएंट फ्रिक्शन, वो बार बार बोला जाता था। वी इक्वल टू ओमेगा आर जैसी कहानी होती थी, कि मतलब कि अगर जितना घूमेगा उसी से वो आगे की तरफ बढ़ेगा, वी इक्वल टू ओमेगा आर जो रिलेशनशिप है उसके लिए। लेकिन जब फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसका फॉरवर्ड ट्रांसलेशनल मोशन है वो हावी है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू ओमेगा इंटू आर के। तो उसमें क्या होगा कि वो उस ऑब्वियस सी बात है कि स्लिपिंग होगा, क्योंकि वी इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है। लेकिन फ्रिक्शन अपना काम करते रह रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, उतना नहीं है कि उसको प्योर रोलिंग करा सके। तो धीरे 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 थोड़ी देर के बाद, चलने के बाद, कुछ तो वेलोसिटी कम होगा ड्यू टू दिस थिंग, ए इक्वल टू म्यू जी, मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा होगा ना, ए माइनस म्यू एम जी, जो माइनस लिखा हूं उससे डी एक्सेलरेट हो रहा होगा। कभी ना कभी जो ओरिजिनल वेलोसिटी, मतलब पहले का जो वेलोसिटी है वो 5 से, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड से है, प्योर रोलिंग होने के लिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो 10 से 10 9 8 7 6 5 ऐसा हो रहा होगा। तो कभी ना कभी 5 होगा। वंस यू गेट द 5 देन इट विल बी, अभी वो ऐसे 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 चल रहा होगा, मतलब ऐसे चल रहा होगा, मतलब स्लिप कर रहा होगा, थोड़ी देर के बाद उस मूव करने लग रहा होगा, करने लगेगा, तो आफ्टर द 5 सेकंड, तो वो मतलब है। तो उस चक्कर में क्या क्या हुआ होगा, तो ये दो बातें जरूर हुआ होगा कि एम इंटू जो उसका अगर देखें मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा हो, कंजर्व कराना हो, तो एम इंटू वी नॉट फ्रिक्शन तो है, तो इसीलिए एडिटेड फॉर्म वाला लिखा उसका एम इंटू वी नॉट प्लस माइनस एफ टी इक्वल टू एम बी। और एंगुलर इंपल्स के लिए क्या है, तो ये दोनों कहानी, तो वहां से हमने टाइम पता चल जाएगा। और वंस वी गेट दिस थिंग और ए इक्वल टू एम जी,
तो हमारा ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का कहानी हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ भी पूछे, कितना घूमा, कितने देर तक घूमा, कितने देर के बाद उसका स्लिपिंग सीज हो जाएगा, प्योर रोलिंग चलेगा, ये सब बातें हम आसानी से यहां से बता सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मैसेज करके और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्लिपिंग का ये कहानी था बच्चों। अब आ जाइए बैकवर्ड स्लिपिंग के बारे में बता दें। बैकवर्ड स्लिपिंग कुछ इस तरह का बात होगा कि कभी बॉल को देखा है कि मतलब इस तरह से आप पॉजिटिव स्पिन करें तो घूमेगा और फिर भागेगा पीछे की तरफ। या आप लोग टिफिन के साथ खेले होंगे कि नहीं बचपन में, तो नहीं पता, लेकिन अगर खेले होंगे तो जिनको पता होगा, तो जैसे कुछ लोग ऐसा उसको टिफिन को अगर बहुत तेजी से ऐसा रोल कराते हैं तो 2-4-10 बार घूमेगा, फिर ऐसा भागेगा आगे या पीछे, व्हाटएवर, मतलब कि किस डायरेक्शन में है। तो बैकवर्ड स्लिपिंग का ही कहानी है। या जैसे आप देखते होंगे कि गाड़ी कहीं फंस गया है, फंस गया मतलब कि कभी मडी टाइप का है और वो निकल नहीं पा रहा है, तो खूब कोशिश करता है, घूमेगा ऐसे बहुत तेजी से, और फिर थोड़ी देर के बाद आगे की तरफ निकला, अगर निकल पाया तो इस तरह का क्या होगा कि यहां वहां पर क्या था, वहां पर मतलब फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या था, वेलोसिटी ज्यादा था, ओमेगा इंटू आर का वैल्यू कम था। यहां पर ओमेगा इंटू आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है। लीनियर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एक बार को मान लीजिए कि 0 ही है, नहीं हो रहा होगा, तो उस तरह का। तो यहां पर अगर मैं वही वाला अगर फिगर बनाऊं यहां से यहां तक, और इस तरह का, ये मान लीजिएगा ऑलमोस्ट सेम है, फिगर में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां से अगर एक चक्कर एक कर रहा होगा अगर घूमने के बाद, तो घूम तो ज्यादा रहा है, तो d इज लेस देन 2 पाई आर, तो v इज लेस देन ओमेगा आर, ऐसा। तो ओमेगा का वैल्यू घूमने का स्पीड ज्यादा है, समझ में आया। तो और थोड़े देर के बाद फिर वहां पर फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा और धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाएगा, तो काम वही होगा। तो यहां पे मान लेते हैं कि अगर लीनियर स्पीड अगर अभी 0 है, तो थोड़ी देर के बाद कभी ना कभी तो उसको F इंटू टी फ्रिक्शन वाला उसको अचीव करा ही देगा, और उसका वैल्यू M इंटू वी, इक्वेशन नंबर 1 जो वहां पर किया था। दूसरा कि इसका ओमेगा नॉट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंट मतलब कि I इंटू ओमेगा नॉट, मान लीजिए कि ओमेगा नॉट से बहुत तेजी से घूम रहा था, थोड़ी देर के बाद यहां पर ओमेगा आ जाए और v इक्वल टू ओमेगा आर की कहानी ये ऐसा अचीव हो जाए, तो माइनस एफ इंटू आर इंटू टी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों के से फिर से आपको मिल जाएगा टी का वैल्यू, अगर बैकवर्ड स्लिपिंग है तो। क्यों बच्चों, ये बात समझ में आया? अगर बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा होगा तो फिर से आप टी का वैल्यू लेकर आ जाएंगे, और वंस यू गेट द टी का वैल्यू, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 टू फाइंड वैल्यू ऑफ टी। सो यहां से s इक्वल टू, अगर लीनियर स्पीड अगर 0 है तो कितने देर के बाद होगा, तो 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कहां से आएगा, इस पर एक्सेलरेट करा रहा होगा क्योंकि v का वैल्यू 0 है, तो f इक्वल टू म्यू इंटू एम जी इक्वल टू एम में, तो a इक्वल टू म्यू जी, और टाइम जितना लेकर आएंगे वो आपको काम करा देगा। कितना रोटेशन चला होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी, ऑलरेडी वो बहुत घूमा है, माइनस 1/2 हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये दोनों बातें फिर वहां से आप निकाल कर लेके आ सकते हैं। तो मतलब कि अगर बैकवर्ड स्लिपिंग हो या फॉरवर्ड स्लिपिंग हो, दोनों कॉन्सेप्ट तो सेम लग रहे हैं। वहां से आपको टाइम लेकर आना है, वंस आप टाइम अगर आपको मिल जा रहा है, फिर उसके बाद की कहानी आप वहां से आप बता ले जा रहे हैं कि कितने देर तक वो घूमेगा, तो टाइम हो गया, कितना चलने के बाद घूमेगा, मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन कितना होगा, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन के बाद उसका स्टार्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में हो रहते हैं, एक ही आपको गुच्छे में मिल जाएगा, एक पैसेज मिलेगा जिसमें 3 क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आ जाइए। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए पहला वाला है, तो इसको पॉज कर लो बच्चों और इसको आप लिख लो अपने डायरी में। ठीक है, और ये बैकवर्ड स्लिपिंग वाला है कहानी, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, आ जाइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहे कि thin spherical shell of the mass m radius r is lying on the rough horizontal surface hit sharply and horizontally by a cube. Where should be
हीट सो दैट द सेल्स डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस। तो ठीक है, कहां पर करे कि वो मूव करे, स्लिप बिल्कुल ना करे। तो ठीक है, तो इसको ऐसा एक बना लेते हैं और इनको फिगर में लेकर आते हैं, ऐसा वो मूव करेगा। तो मान लीजिए कि कहीं यहां पर h हाइट वेयर शुड बी द सो दैट द सेल डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस। तो मान लेते हैं कि उसका h हाइट से अगर उसको अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि सेंटर O है और रेडियस उसका r वगैरह कुछ बता रखा है, तो यहां से मान लीजिए कि h इस तरह का हो, तो ठीक है, तो इस पे मान लीजिए कि h हाइट पर वहां पर लिया। तो अभी जो आपको सिखाया था कि अगर ये रेस्ट में है तो 0 और इसको यहां से ऐसा फ्रिक्शन ही काम कर रहा होगा इसमें। तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि इसको पूरा मान लो h नीचे से, तो f इंटू टी इक्वल टू यहां से इसका जो मोमेंटम होगा m इंटू वी, यही ना। ठीक है, तो इसमें बच्चों एक गड़बड़ी है कि मैंने वहां पर थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास m लाइंग द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हिट शार्पली विद हॉरिजॉन्टल बाय q। तो ये f है, तो फ्रिक्शन के अबाउट नहीं, वो सही ले रहा था फिर। तो यहां से h मान लीजिए कि इसको कि h इधर से, तो अगर 0 प्लस f इंटू टी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऐसा करेंगे। और दूसरा जो अगर उसके अबाउट लेते हैं तो f इंटू h इंटू टी आई ओमेगा, मतलब वो भी तो रेस्ट में है, तो I इंटू ओमेगा ऐसा। तो f टी का वैल्यू कितना हो जाएगा रेडीमेड इज mv इंटू h, यहाँ से f टी का वैल्यू अगर देखेंगे तो, और f इंटू टी की जगह पे रखते तो h हो जाएगा I, और वो क्या है थीन स्फेरिकल सेल ऑफ m है, तो यहाँ से 2/3 mr स्क्वायर इंटू v बाई r ऐसा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि mv कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, h का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2/3r। तो 2/3r डिस्टेंस पर जब उसको हिट करेंगे तब वो आपका वैल्यू, तब वो मतलब प्योर रोलिंग जैसा कुछ होगा, मतलब स्लिप नहीं होगा। ये बात समझ में आया? तो आया तो इसको लिख लीजिए। अगर आया तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर लिख लिए तो आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ द मास m रेडियस r इज सेंट इन द रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट से वो घूम रहा है, then the lowered with the lateral surface onto the horizontal plane with release. Coefficient of friction between the cylinder and the plane is mu. Find how long the cylinder will move with the sliding. मतलब उसका स्पीड ज्यादा है, तभी वो पूछ रहा है कि कितने देर के बाद तो स्लाइडिंग चलेगा और फिर उसके बाद प्योर रोलिंग मूव करने लगेगा। तो कुछ इस तरह की बातें होगा। ऐसा ओमेगा नॉट से बहुत तेजी से घूम रहा होगा ऐसा, और थोड़ी देर के बाद बच्चों कुछ अगर तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस से चला है, तो पूछ रहा है कितना उसमें होगा। तो वही सब कहानी अभी है जो आपको सिखा रहा था पीछे। तो थोड़ी देर के बाद ये ओमेगा पर अपने आप आ जाएगा और v इक्वल टू ओमेगा r की कहानी वहां से आप बना सकते हैं। तो v इक्वल टू ओमेगा r जैसा कुछ बनेगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन तो अभी तो खाली वो सीधा सीधा घूम रहा है। अगर वहां से अगर जो आपको सिखाया था कि पहले अगर मोमेंटम के लिए देख लीजिए क्या कुछ आपके पास है, तो इस बार क्या हो रहा है कि वो कौन करेगा, ओमेगा नॉट तो बहुत ज्यादा है,
इस बार सब काम फ्रिक्शन कर रहा होगा। यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से सब काम फ्रिक्शन कर रहा है। तो फिर वो इसको लेते हैं जो आपको बताया था, फ्रिक्शन इनटू टाइम इक्वल टू m इंटू वी। थोड़ी देर के बाद ऐसा बनेगा, ये v वेलोसिटी तक आ रहा है तो, और फिर यहां से i ओमेगा नॉट से अगर आ रहा था जैसा क्वेश्चन में मेंशन है, माइनस, और वो है क्या, सॉलिड सिलेंडर है। फिर यहां से f इंटू टी इंटू आर इक्वल टू आई ओमेगा, इस तरह का कुछ बातें होगा। तो हम वहां से कुछ तो वहां से हमें टाइम अगर निकालना होगा तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं क्या। तो इसके जगह पर अगर एम आर स्क्वायर बाई टू है, 1/2 एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एफ टी आर इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहां से भी हम कर सकते हैं कि एम आर स्क्वायर बाई टू और v के जगह पे ओमेगा बाई आर, ऐसा आर एक आर, तो इंटू ओमेगा नॉट ऑफ कोर्स यहाँ पर रहेगा, ये छूट गया था। तो ये दोनों वहां से हट गए क्या, आर स्क्वायर का वैल्यू वहां से एक निकल जाएगा। तो बचा क्या क्या हमारे पास, एम इंटू आर ओमेगा नॉट, मतलब 2 वाला है तो माइनस 2 एफ टी इक्वल टू एम इंटू वी, और यहां से एफ इंटू टी इक्वल टू एम इंटू वी, ऐसा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर लिया जाए तो हमारा काम कुछ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें या तो एम बी को ही हटाना है, तो एम इंटू वी को यहां से कर दीजिए, इसी को अगर डिवाइड कर लें या आमने सामने कर लें तो यहां से कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा नॉट इक्वल टू 3ft, ऐसा कि एफ टी उधर जाएगा तो 2 माइनस एफ टी उधर इस साइड में आ जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स के जगह पर कितना होगा बच्चों, म्यू एम जी, क्योंकि एम जी तो नीचे की तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो वहां से अगर हम टी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एम से हम अपने घर चले जाएंगे तो ओमेगा नॉट आर बाई म्यू जी, 3 म्यू जी। तो जो टाइम होगा यहां पर लिख लेते हैं, जो टाइम का वैल्यू आया वो कितना हो जाएगा, ये कितना वैल्यू था, एम आर ओमेगा नॉट, एम आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू एम जी। तो एम से एम कैंसिल हुआ तो यहां से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट आर बाई 3 म्यू जी, ऐसा टाइम होगा। इतने देर के बाद उसका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कितने देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें हमसे क्या पूछा गया था कि बताइए कि हाउ लॉन्ग द सिलेंडर विल द मूव विद द स्लाइडिंग। तो यस, आफ्टर दिस टाइम के बाद, अब देखिए बच्चों इसी की बात कर रहा था कि वंस यू गेट द टाइम, देन वहां से कितने डिस्टेंस चल रहा है, कितना रोटेशन कर रहा है, वो सब तो ऑन हो गया ना आपका फटाफट। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है प्लस हाफ ए की जगह पे चाहे तो आप म्यू जी लिख सकते हैं, और टाइम की जगह पे ओमेगा नॉट आर अपॉन 3 म्यू जी का ऐसा स्क्वायर कर लीजिए, तो इतने देर के बाद होगा। तो ये बात आप वहां से बता सकते थे। अभी देखिए कि इसमें क्या पूछा है कि ड्यूरिंग दिस में टोटल वर्क डन परफॉर्म बाय द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से कितना वर्क डन हुआ, तो देखिए यहां पर ओरिजिनली इसके पास जब आया था तो घूम रहा था ओमेगा नॉट से, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितना होगा, 1/2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। जब यहां पर आया तो उसके पास कुछ वेलोसिटी v हो गया और ओमेगा आर हो गया, मतलब कुछ आगे से जा रहा था v से और घूम भी रहा था, तो मतलब इसके पास दोनों तरह का एनर्जी होगा, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर अप्लाई करें यहां पर ऐसा कि 1/2 आई ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 आई एम वी स्क्वायर प्लस वर्क डन बाई द फ्रिक्शन, ये हमें निकालना है, वर्क डन बाई द फ्रिक्शन, WF। ये बात समझ में आया कि ओरिजिनल एनर्जी कितना था, 1/2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ आई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर,
तो जब इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1/2 आई mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1/2 आई इज अगेन mr स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा उस समय का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? हमें ओमेगा एक तरीके से अभी निकालना पड़ेगा, फिर या वी निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो खैर मैं उसको क्या करता हूं कि वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ही लिख लेता हूं, उसमें ज्यादा है उस सहूलियत करने का, क्योंकि एक्सेलरेशन तो फटाक से पता है ना, तो तुरंत कर लेंगे। तो यहां से वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस वर्क डन बाई द फ्रिक्शन। तो आप यहां से देखिए कि ये 1/4 प्लस हाफ, ये वाला 1/4 और ये हाफ है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहां से ये वैल्यू हो जाएगा 1/3/4 एम वी स्क्वायर प्लस वर्क डन ड्यू द फ्रिक्शन, ऐसा। तो इसको माइनस करना है और v का वैल्यू लेकर आना है। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? v इक्वल टू 0 प्लस, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो कुछ है नहीं, a का वैल्यू म्यू इंटू जी, और टाइम कितना है? ओमेगा नॉट r बाई 3 म्यू जी, ऐसा। तो इसका जब वैल्यू वहां पर पुट करेंगे तो हमारा कुछ काम बन रहा है क्या? वहां से सबसे पहले तो ये 3 म्यू जी ये अपने घर चले गए, तो ओमेगा नॉट बाई आर आ जाएगा, ठीक। और फिर वहां से m और आर स्क्वायर ओमेगा नॉट आर स्क्वायर तो है ही है, ये दो वैल्यू, मतलब कुल मिलाकर 3/4, मतलब देखेंगे तो आप 1/4 m आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर तो पूरा पूरा है, तो 1 कॉमन ले लीजिए, और 3/4 इंटू 1/9, तो 1 माइनस 1/, एम वी स्क्वायर, तो 1/9 इंटू 3/4, तो ठीक है। तो 1/4 तो कॉमन लिए हैं, तो 1/4 हो गया, तो 1 माइनस 1/9 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1/9 ही वहीं पर गया था, और 3 था, और 3 तो था ही, तो 3/9 ऐसा मिलेगा सब कुछ करने पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो ये देखेंगे आपको निगेटिव में मिलेगा, तो 1/4 कॉमन लिया था तो ठीक है, तो 4 आ गया, और 3 था तो 1/9 था, 1/3, तो ठीक है। तो उसमें से वहां से, अच्छा पहले उसको हमने लेट ही कर लिया है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो यहां से कितना हो गया? 1/3 हो गया है, तो 1 माइनस 1/3 का वैल्यू 2/3 होगा, और 2/3 इंटू 1/4 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन अगर आप देखेंगे तो माइनस 1/6 यहाँ पर, इसी को अगर आप आगे लिखेंगे तो 1/6 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो इतना वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है, तो 1/6 एम वी नॉट स्क्वायर उतना आ जाएगा, एम वी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसको आप अपना पॉज कर लीजिए यहां से, फिर इसके बाद ये कहानी आप अपना वर्क डन बाय द फ्रिक्शन के लिए देखें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे ब्लेड बॉल इज द स्टक बाय द क्यू, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड इंपल्स हॉरिजॉन्टल एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल। ठीक है, तो इस बार क्या किया है, बिल्कुल इसके सेंटर पे ही ऐसा एक लगाए स्ट्रोक, ऐसा। द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था। इफ a billiard ball is stuck by a cue, the line of action of the applied अच्छा इस v नॉट से है, तो ठीक है, v नॉट से चल रहा है, r is the radius and m is the mass of the ball, ball है तो मतलब spherical ball मान लीजिए, and mu is the coefficient of friction between the ball and the floor. Find how far the ball moved before it ceased to slip on the floor.
तो कितने देर के बाद उसका चलने के बाद इस बार ऐसे पूछा है, एस का वैल्यू ये पूछ रखा है। तो बिना देर किए हुए फटाफट वही सब काम कर लेते हैं कि V0 से चल रहा था, तो इसको फ्रिक्शन होगा बच्चों, वो उसको रिटार्ड कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो F माइनस F इंटू टी इक्वल टू M इंटू वी, यही होगा, M इंटू V0 ऑफकोर्स, फ्रिक्शन इंटू इसके लिए। दूसरा कि अगर F इंटू आर इंटू टी लेते हैं कि इक्वल टू 2/5, क्योंकि आई ओमेगा होगा M आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पर आप चाहें तो V/R लिख सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग, वो दोनों सेम ही है। तो यहां से तो ठीक है, तो R से R आपका ये निकल गया, R कैंसिल हो गया, तो 2/5 MB हो जाएगा। तो यहां से M इंटू V0 माइनस FT MB, तो MB के जगह पे क्या लिख सकते हैं 5/2 FT, क्योंकि FT T हमें लेकर आना है ना, तो 5/2 FT हो जाएगा ऐसा। और जब FT उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, MV0 इक्वल टू 1 प्लस 5/2 बिकम इज 7/2 FT। तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से अगर टाइम अगर देखिए तो M का F इज योर म्यू एम जी हमेशा की तरह होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 2/7 V0, M तो अपने घर चले गए होंगे, और यहां से म्यू जी, तो टाइम का जो वैल्यू होगा बच्चों 2/7 V0 अपॉन 2 V0 अपॉन 7 म्यू जी, ये होगा। कितना डिस्टेंस चला, तो ये अब कोई बड़ी बात नहीं रहा, तो S इक्वल टू अब V0 इंटू टी माइनस हाफ AT स्क्वायर, ऐसा रखेंगे, तो V0 इज V0, और टाइम की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ V0 अपॉन 7 म्यू जी माइनस 1/2 ए के जगह पे म्यू जी आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया था कि एम ए इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू इंटू एम जी, तो एम से एम कैंसिल हुआ, तो ए इक्वल टू म्यू जी, और टाइम का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/49, और V0 स्क्वायर माइनस म्यू जी, तो म्यू जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो यहां से जब इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, देखिए V0 स्क्वायर अपॉन म्यू जी, तो यहां पर भी V0 स्क्वायर अपॉन म्यू जी, तो V0 स्क्वायर अपॉन म्यू जी तो आप कॉमन ले ही सकते हैं, इवन 2/7 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 V0 स्क्वायर अपॉन 7 म्यू जी, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 2 तो बाहर है 1/7, तो 1 माइनस 1/7 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/7, तो उसका पूरा वैल्यू अगर यहाँ पर आप देखेंगे, इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूं, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे वहां से तो 1 माइनस 1/7 is 6/7, तो वहां से आ जाएगा 12/49, तो जो डिस्टेंस चलेगा 12/49 V0 स्क्वायर अपॉन म्यू जी, ऐसा। तो ये बात समझ में आया क्या, तो अगर आया तो इसके आगे और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ब्लैंक, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आपको स्लीपिंग, फॉरवर्ड स्लीपिंग और बैकवर्ड स्लीपिंग पे आपको इस तरह से बताया, मतलब जो इसका इक्वेशन से लिखकर बता सकते थे, इसको हम एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो वैसा कुछ 2-4 क्वेश्चन लेंगे, और इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रह गया कोलिजन और रोटेशन का, तो वो बताते के साथ ही पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग एससी वर्मा का जितना भी क्वेश्चन होगा शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, जैसा मैंने बोला रोटेशनल कोलिजन वाला, और इसके ऊपर भी स्लीपिंग पे भी और 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो और देखते रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।